Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the remaining topic of the herbs. First of all, we will discuss the hypertension. अब इसमें आप जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी है और ये है एंड, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 20 वीक्स, ओके, और एंड के बाद 6 वीक्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। अब इसमें देखो कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी से लेकर 20 वीक्स तक ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो यू विल से इट्स अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ओके। और अगर 20 वीक से लेकर एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर तो यूरिन में प्रोटीन यूरिया आ रहा है, लाइक प्रोटीन यूरिया है, तो आप क्या बोलोगे उससे? प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। और अगर साथ में फिट्स हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं? एक्लेम्सिया, ओके। अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहा है कि एंड ऑफ द डिलीवरी के बाद 6 वीक्स तक भी प्रेजेंट करेगा फॉर लाइक इस कंप्लेन के साथ कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो यू विल से इट्स अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो इसको दोबारा से देख लो, अगर तो 20 वीक से पहले और एंड ऑफ द डिलीवरी के बाद हाइपरटेंशन होगी तो ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। और अगर 20 वीक से एंड ऑफ द डिलीवरी तक है तो उसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस होती है, और अगर प्रोटीन यूरिया होगा तो प्री एक्लेम्शिया, और अगर फिट्स होंगे तो एक्लेम्शिया। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसमें देखो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर जो है 140/90 ऑन द 2 ओकेजन 4 और अपार्ट्स। अब इसमें 2 ओकेजन में ज़्यादा है, और आपने से क्यों बोला कब होगा ये? लाइक 20 वीक से लेकर एंड ऑफ द डिलीवरी तक, ओके। अब इसमें ब्लड प्रेशर अगर 160/110 है, स्टिल हाई आफ्टर द 15 मिनट स्टार्ट द। अगर तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है लेस देन द 20 वीक्स, तो मैं आपको क्या बताया कि क्रॉनिक होगा, ठीक है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। और अगर तो 20 वीक से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, प्रोटीन यूरिया, तो समझ आपको ये क्रॉनिक प्री एक्लेम्शिया की स्टेज आ जाएगी। अब अगर ब्लड प्रेशर 160/110 है, फिर स्टार्ट स्टिल हाई आफ्टर द 15 मिनट, तो आप एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करते हो पहले। अब उसको 20 वीक से कम में क्या आया था? क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अगर 20 वीक से ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी इंड्यूस है, अगर प्रोटीन यूरिया होगा तो क्या होगा? प्री एक्लेम्शिया होगा, ठीक है। और अगर फिट्स होंगे तो एक्लेम्शिया। अब इसमें अगर 20 वीक्स के बाद भी ब्लड प्रेशर स्टिल हाई है तो यू विल से इट्स अ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अगर तो प्रोटीन यूरिया नहीं आ रहा, सिंपल है, तो आप जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कह सकते हो। अगर प्रोटीन यूरिया तो इट्स प्री एक्लेम्शिया, ओके। अब प्रोटीन यूरिया कैसे आप देखते हो? अगर तो एक्सक्रीशन हो रही है 0.3 या 300 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन इन द 24 आवर। अब इसमें क्या करते हैं हम? ऐसे प्रोटीन यूरिया यूरिन में चेक फॉरन से लाइक 24 आवर का पेशेंट को कहेंगे कि अपना अकोमोडेट करें, और फिर उसके बाद जो है वो हम उसमें चेक करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसके लिए यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं। उसके अंदर उसी टाइम यूरिन लेकर उसका फिर डिप्स्टिक पे देख लेते हैं +1 है +2 है, अगर +1 से ज़्यादा हो तो इट्स मेरा प्रोटीन यूरिया। अब इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है डिप्स्टिक टेस्ट, और गोल्ड स्टैंडर्ड जब इसे भी आपने कंफर्म करना है, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंगे तो वो 24 आवर प्रोटीन टेस्ट होता है। अब एंड ऑर्गन डैमेज के क्या साइंस होते हैं जिसमें हेल्प हो जाता है ना? प्लेटलेट्स कम होंगे, हेल्प को आपने कैसे याद रखना होता है? इसमें लिवर एंजाइम हेपेटिक, ठीक है। दूसरा लिवर एंजाइम एलिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्लेटलेट्स कम होंगे, प्रीक्लेम्सिया हो सकता है, ब्लीडिंग ऑफ द वेन। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिवर एंजाइम, क्रेटिनिन, ठीक है, और प्रीक्लेम्शिया, इसके अलावा ब्लीडिंग ऑफ द वेन, ये सारे एंड ऑर्गन डैमेज के साइन है। अब इसमें देखो प्रीक्लेम्शिया को अगर हम इसको क्लासिफाई करें ना, तो अगर तो नॉर्मल लाइक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो 140/90 है, और नीचे वाला जो होता है 90 से 110 तक होता है, और स्वेयर के अंदर 160/110 होगा। अगर तो साइन ऑफ माइल्ड होगा तो क्या होगा? एंड ऑर्गन के डैमेज के साइन जो होते हैं वो नहीं आ रहे होते, स्वेयर होगा तो आएंगे। इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया के साइन क्या होते हैं कि उसको स्वेयर हेडेक होगी, एक्लेम्शिया की बात करिए, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, एपिगेस्ट्रिक पेन होगी, ठीक है। और दूसरा क्लोनस। एक्लेम्शिया में ये होता है ना कि फिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्लोनस क्या होता है? ये भी रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, और क्लोनस है। नाउ इसका मैनेजमेंट ऑफ द एक्लेम्शिया। अब एक्लेम्शिया को आपने कैसे मैनेज करना होता है? आपने उसके एयर वे मैनेज करनी है, ठीक है। तो आप इसमें कन्वर्जन के लिए क्या देते हो? मैग्नीशियम सल्फेट। आपने अगर एंटी हाइपरटेंसिव आईवी क्या देते हो? आईवी बीटा, ठीक है। ऑरल भी दे सकते हो और आईवी भी दोनों दे सकते हो। अब इसमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी को। मोड ऑफ डिलीवरी इसमें क्या होता है? वजाइनल भी हो सकती है, और ऑब्स्टेटिक रीजन की वजह से आप सिजेरियन भी कर दोगे। इसमें एनेस्थीसिया नोरेक्सल देते हैं, देन एपिड्यूरल। मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? सीजर्स के लिए। क्यों है? क्योंकि ये सेंट्री एक्टिव क्या होता है? एनएमडीए रिसेप्टर, इसकी थेरेप्यूटिक रेंज 4 to 7 होती है। अगर इसमें आपने अपने हाउस में भी देखा होगा लाइक एक्लेम्शिया के पेशेंट को हम क्या करते थे कि आपने जो होता था मैग्नीशियम सल्फेट वो पहले राइट बटे पे, फिर लेफ्ट पे, राइट पे, ठीक है। आपने इसमें ऑलमोस्ट 10 ग्राम जो होता है ना, 50% मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि 5 ग्राम जो होता है वो ईच बटे में लगाना होता है 10 एम्प्यूल्स, ठीक है। 1 एम्प्यूल जो होता है वो 2 ml 50% मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और जो 1 ग्राम होगा वो इज इक्वल टू द 1 ग्राम। अब आईवी जो होता है ये आपने 4 ग्राम लगाना होता है। इंट्रामस्कुलर 10 ग्राम 50% मैग्नीशियम सल्फेट। 50% कितना बनता था? 2 ml मतलब वो 1 एम्प्यूल बन जाता है, ओके। अब इसमें 10 ग्राम 50% मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम 5 ग्राम जो है वो ईच बटे में लगाना होता है 10 एम्प्यूल्स, और आईवी जो है वो आपने 4 ग्राम 20% मैग्नीशियम, इसमें इसके 4 एम्प्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 एम्प्यूल्स ऑफ द 50% मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 8 ml बनेगा, और 12 ml आप नॉर्मल सलाइन डालते हो, 20 ml की सिरिंज में जाती है मेंटेनेंस डोज इंट्रामस्कुलर 5 ग्राम 50% सोल्यूशन के साथ। अब आईएम जो है ये अल्टरनेट रूल है इफ द रीनल फंक्शन इज नॉट चेक फॉर द लोडिंग डोज, क्योंकि आपने जब लगाना है आईवी लगाना है तो उसके लिए आपको रीनल फंक्शन टेस्ट चाहिए, उसके लिए फिर आप इंट्रामस्कुलर लगा दोगे। आपने एवी मेंटेनेंस डोज के बाद इसको मॉनिटर करना होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी ना तो आपने उसके बार बार उसके रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, ठीक है। दूसरा आपने उसके जो भी कार्डिक अरेस्ट में तो नहीं जा रहा, मसल पैरालाइज तो नहीं हो रही, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या डिप्रेशन, कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, मसल पैरालिसिस और लॉस ऑफ द रिफ्लेक्सेस, ओके। इसमें स्लाइडिंग ऑफ द स्पीच हो सकती है, देखो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, कार्डिक इफेक्ट, कार्डिक अरेस्ट, वही चीज़ें बार बार क्योंकि आपने सीटीजी पे देखने की वेरिएबिलिटी डिक्रीज तो नहीं हो रही। अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो आप इसको कैसे ठीक करोगे? इसका एंटीडोट जो होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। साइड पे भी लिखा हुआ है magnesium sulfate is a tocolytic, but the tocolytic action start only at the 9 to 10 पे start होगा, dose dependent होता है, which is beyond the therapeutic range, so not used as a tocolytic.
ओके, अब इसमें प्री एक्लैम्पशिया को कैसे मैनेज करेंगे? अगर तो प्रेगनेंसी इंड्यूस है, लाइक ऑल द पेशेंट में सबसे पहले आप उसको एडमिट करोगे, उसकी हिस्ट्री लोगे, उसकी आल लैब टेस्ट होंगे, वो देखोगे, फंडल एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसमें माइल्ड है तो माइल्ड के अंदर आप क्या करोगे, नो नीड ऑफ एडमिशन, बेड रेस्ट, एस्पिरिन, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हो और फिर मीटिंग 32 वीक्स पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और फिर ग्रोथ और अम्बिलिकल आर्टरी जो डॉपलर उसके लिए अल्ट्रासाउंड करोगे। अब इसमें अगर लाइक स्वेयर भी है तो आपने स्वेयर में भी ये सब करना होता है। एडमिशन में डेफिनेटली मैनेजमेंट एडमिशन करेंगे, उसका मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ताकि सीजस ना एंटी हाइपरटेंसिव में आप अवेलेबिलिटी देते हो ना। इसमें फर्स्ट डोज ऑफ द जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, ब्रेप्शो डीआईसी, हेल्प, फीटल डिस्ट्रेस, इन सब में देंगे विदाउट गिविंग द सेकंड डोज। ओके, इसमें नेक्स्ट क्योंकि इसमें आप फर्दर सी सेक्शन कर देते हो ना, और ये पल्मोनरी एडिमा भी कॉज करेगा। अब इसमें प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में भी आप देते हो रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोहाइड्रोमेनोस, अम्बिलिकल आर्टरी, अगर तो रिवर्स डायस्टोलिक केस में उसकी इंडिकेशन बताई हुई है, देन आप उसको डिलीवर करवा देते हो और फिर उसके बाद जो है वो आप सेकंड डोज देते हो। अब इसमें प्रॉम के अंदर आपने देनी है सेकंड डोज, लेकिन उसमें नहीं देनी एब्रप्शन और हेल्प इन सब में, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो इसमें अपनी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के नहीं ग्रेटर देन 34 वीक्स। अब प्रेगनेंसी के अंदर आपने एंटी हाइपरटेंसिव कौन से देने होते हैं? 160/110 से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइन 150/100। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो होती है वो क्या है? लेविटालोल है, फिर हाइड्रोलाजीन है, फिर निफेडिपिन है और फिर आप ओरल मेथाइल डोपा देते हो। अब इसमें हेल्प सिंड्रोम जो मैं ऊपर आपको बता रही थी, इसके अंदर आपने याद रखना है कि एच से जो है वो हिमोलिसिस होती है, ई से एलिवेटेड लिवर एंजाइम होता है, ठीक है, एल से लो प्लेटलेट काउंट होगा और हाइपरटेंशन भी नहीं पेशेंट्स में आपको मिलेगी। और नॉर्मल इसमें प्रोफाइल जो है कोएगुलेशन में नॉर्मल होती है। आप इसमें मैनेज से कैसे करते हो कि आप इसमें प्रोफाइलेक्टिकली ना हेल्प सिंड्रोम में मैग्नीशियम सल्फेट देते हो। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपने हिमोलिसिस को एटलीस्ट आपने 2 लाइक पेरिफेरस में चेक करोगे, इसमें आपको हिस्टोसाइट हेलमेट और ब्लड सेल्स मिलेंगे, बिलिरुबिन 1.2 से ज़्यादा होगा, हेपेटोग्लोबिन कम होगा, एलडीएच ज़्यादा होगा, ये कर्सवेयर एनीमिया होगा और जो एएसटी वेल्टी वो भी ज़्यादा होंगे और प्लेटलेट्स है वो 1 लाख से कम हो गया। अब इसका डेफिनेटली अगर तो फॉर एग्जांपल 34 वीक से कम है ना, तो आपने मैटरनल और फीटल जो स्टेटस रीअश्योरिंग करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने टर्मिनेट करना है, ठीक है। और अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो आप टर्मिनेशन करोगे आफ्टर द मैटरनल स्टेबलाइजेशन। अगर लेस देन है तो फिर आपने उसका स्टेटस रीअश्योर करना है और फिर आपने टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी या फिर जो भी इमीडिएट करना है। इसमें आपने सेकंड डोज का भी वेट नहीं करते कि बस फर्स्ट डोज लगा के आप डिलीवर करवा देते हो। हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी, इसको यहाँ से देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर यूजुअली फॉल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पार्टिकुलरली द डायस्टोलिक। वैसे हमें याद रखना है कि जब भी मोस्टली जो होता है ना ब्लड प्रेशर, वो डायस्टोलिक वाला फॉल होता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड कंटिन्यू टू फॉल वो 20 वीक्स तक ना, 20 से 24 वीक्स तक कम ही रहता है, लेकिन 20 वीक्स के बाद जब ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ओके, अब इसमें नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वुमेन ऑल्सो एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग द प्रीक्लैम्पशिया शुड, अगर तो इसमें प्रीक्लैम्पशिया के चांसेस लगते हैं तो उससे चाहिए कि बॉडी 12 वीक से जो है वो 75 मिलीग्राम एस्पिरिन लेना शुरू कर दें अंटिल द बर्थ ऑफ द बेबी। हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी इज यूजुअली डिफाइंड एज सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है। इंक्रीज अब आपका बुकिंग रेट है उसमें वही है कि 30 से ज़्यादा हो जाएगा और डायस्टोलिक जो है 15 से। ओके, आफ्टर एस्टैब्लिश द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव दे शुड बी कैटेगराइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्री एक्जिस्टिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस और प्री एक्लैम्पशिया। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस को। हाइपरटेंशन डिफाइंड एज अबव, इन द सेकंड हाफ आफ्टर द 20 वीक्स, नो प्रोटीन यूरिया, नो एडिमा, रिजॉल्व फॉलोइंग द बर्थ, टिपिकली आफ्टर द 1 मंथ। वुमेन विद द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इंक्रीज रिस्क ऑफ द फ्यूचर प्री एक्लैम्पशिया और हाइपरटेंशन लेटर एट लाइफ। प्री एक्लैम्पशिया में देख लो इसमें क्या है कि हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है, एडिमा भी हो सकता है और अराउंड 5% ऑफ द प्रेगनेंसीज में होता है। प्री एक्जिस्टिंग में क्या होगा कि पेशेंट जो हिस्ट्री देगा बिफोर द प्रेगनेंसी कि उसको हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बिफोर द 20 वीक्स नो प्रोटीन यूरिया, नो एडिमा, एंड अगर इन द 3 to 5% of the pregnancy is more common in the older women. If a pregnant woman take an ACE inhibitor or ARBs for the pre-existing, they should be आपने फोरेंसिक स्टॉप करवाने हैं और आप उसका अल्टरनेटिव क्या देते हो? लेविटालोल। मैनेजमेंट इसमें फर्स्ट लाइन लेविटालोल आपने याद रखनी है और देन फिर आप अगर एस्थमेटिक है तो फिर आपने फिडिपिन और हाइड्रोलाजिन दे सकते हो। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।